हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी में वन संबंधी उद्योग की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएसडीपी, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया भी इससे पहले के वीडियोस में। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे जीडीपी, ये क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, राष्ट्र की इनकम, और जीएसडीपी क्या होगी, राज्य आय। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी होती है, जैसे कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, इंडस्ट्रीज की भागीदारी कितनी है, सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि कब उतार चढ़ाव हुआ, कब ऋणात्मक रहा, कब धनात्मक रहा। ये सारी चीजें आजकल हमारा पीएससी पूछ रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका। वन संबंधी उद्योग, वन संबंधी उद्योग मीन्स क्या, जैसे लकड़ी काट ली किसी ने जंगल से और उससे फिर क्या बना दिया, गेट बना दिया, तो ये वन संबंधी उद्योग हो गया। इसकी भागीदारी की अगर बात करें तो ये वित्तीय वर्ष 2021 में 2.73% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। थोड़ा सा ठीक है डेटा, बट यहाँ पर आगे आपको एक निराशाजनक डेटा दिखेगा। देखते हैं हम। वर्ष 2014-15 से इस भागीदारी में निरंतर उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से देखा गया, यानी कभी ये भागीदारी बढ़ जाती है 2.73 से और कभी उससे कम हो जाती है, यानी कम ज़्यादा, ये इसे कहा जाता है उतार चढ़ाव। फिर आधार वर्ष हम किसको मानते हैं, जितने भी हम कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, हम आधार वर्ष मानते हैं 2011-12। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बेस ईयर है। से 2020-21 की तुलना करने पर वृद्धि दर -0.39% है। काफी निराशाजनक डेटा है ये, -0.39%। और इसका नेगेटिव होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों? आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जनजाति जनसंख्या रहती है, यानी आदिवासी लोग निवास करते हैं, और मुख्यतः उनकी जो आय का स्रोत होता है, उनकी जो इनकम का सोर्स होता है, वो क्या होता है, वो वन संबंधी उद्योग या वनों से जो उन्हें वनोपज मिलती है वही होता है। और अगर उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा, जो कि ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे फिर क्या होता है, इससे वो गलत रास्ते पे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई नक्सली बन जाता है, कोई किसी और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ पर जो लिखा है, वन संबंधी उद्योग वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021 तक लगातार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, लगातार ऋणात्मक, जो स्पष्ट रूप से चिंता का विषय है। और क्यों चिंता का विषय है मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ एग्जाम में आया इसमें से इस प्रकार का डेटा, तो इसके आने की संभावना ज़्यादा होती, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक बनता है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसको आपको याद क्या करना है, तो जीएसडीपी में इसका योगदान कितना, 2.73% इस ईयर में, और इसमें लगातार उतार चढ़ाव होता है, और वो भी लगातार नेगेटिव वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जीएसडीपी में फसल क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखने जाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 60-70% लोग किसमें, प्राइमरी सेक्टर यानी खेती में इन्वॉल्व है, या फिर वो माइनिंग में इन्वॉल्व है। तो इसमें भी डेटा आपको दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिलता है, काफ़ी कम वृद्धि दर इसमें भी दर्ज की गई है। फसल क्षेत्र की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2021 में 10.6% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। ये थोड़ा सा डेटा आपको ठीक लगेगा। क्यों? इतना लॉकडाउन होने के बाद भी, सिंस इंडस्ट्रीज वगैरह तो सब बंद थी, फिर भी फसल क्षेत्र ने अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है। 2014-15 से इस भागीदारी में निरंतर उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से मीन्स क्या, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी कम, कभी ज्यादा, इसे उतार चढ़ाव कहा जाता है। आगे देखिए, आधार वर्ष 2011-12 से 2021 की तुलना करने पर वृद्धि दर 4.63% है। अब इसमें आपको डेटा, एक तो ये करंट ईयर का है,
किसके कंपेयर में? अगर हम बेस ईयर माने तो बेस ईयर होगा 2011-12 ये होगा। तो यहाँ पर हमने ये देख ली कि ओवरऑल वृद्धि दर कितनी रही और इस साल उसका इसमें भागीदारी कितनी रही जीएसडीपी में, तो वो 10.6%। तो एक तो आपको ये याद करना है। फिर 11-12 के कंपेयर में इसमें वृद्धि कितनी रही? 4.63%। फिर ऋणात्मक वृद्धि दर आजकल काफ़ी फैशन में है, हमारा पीएससी उसके ऊपर प्रश्न पूछ रहा है। तो ऋणात्मक वृद्धि दर 2015-16 तथा 2017-18 में ही रही है। और इसमें भी अगर देखें तो न्यूनतम कब रही? 2017-18 में ये न्यूनतम रही है। तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम आते हैं पशुपालन के ऊपर। पशुपालन में निरंतर हम वृद्धि करते जा रहे हैं। तो देखिए क्या रहा इसमें, पशुपालन क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो इसकी कितनी % भागीदारी है हमारी जीएसडीपी में? तो ये है 1.9%, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। यानी इस करंट ईयर का ये डेटा आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी टेंडेंसी पता होना चाहिए। तो इसमें निरंतर चढ़ाव स्पष्ट रूप से देखा गया। चढ़ाव का मतलब क्या? निरंतर इसमें हाइक हो रही, यानी इसका जो परसेंटेज है हमारी जीएसडीपी में वो बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा संकेत माना जा सकता है। फिर आधार वर्ष से कंपेयर करेंगे हम 2011-12 से 2021 की तुलना में वृद्धि दर कितनी है? 11.73%, काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है इसे। 11.73% क्या? पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर। और ऋणात्मक वृद्धि दर किसी भी वर्ष इसमें नहीं देखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन क्षेत्र में कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर हमारे पशुपालन क्षेत्र में नहीं देखी गई। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंस इस प्रकार का प्रश्न आजकल हमारे पीएससी में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद रखना, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको मिलने वाले नहीं हैं, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इजी ऑप्शंस रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर है, ये जीएसडीपी से संबंधित है। मछली उद्योग क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो मछली उद्योग में हमारा राज्य काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमने करंट अफेयर में भी उसको देखा, उसको कवर किया है। देखिए, मछली उद्योग क्षेत्र की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2021 में कितना? 2.35% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। फिर यहाँ पे एक अच्छा डेटा आपको देखने को मिलेगा, वर्ष 2014-15 से इस भागीदारी में निरंतर चढ़ाव देखा गया है, जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। ये मैं करंट अफेयर में भी काफ़ी इसे कवर कर चुका हूँ। उसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ का जो सीड है, सीड यानी मछली का जो बीज है, उसकी पूरे भारत में डिमांड बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ का उसमें भारत के सीड इंडस्ट्री में काफ़ी योगदान है, काफ़ी शेयर है। सीड इंडस्ट्री यानी मैं मछलियों के सीड की बात कर रहा हूँ। मछलियों का सीड क्या होता है? छोटी मछलियाँ। अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि 10-10 किलो की मछली लाके और आपने लाके अपने तालाब में डाल दिया। आप छोटी मछलियाँ लाएंगे तो उसे कहा जाता है सीड, फिर उनको बड़ा करके आप सेल कर देंगे। आधार वर्ष 11-12 से 20-21 की तुलना करने पर वृद्धि दर 5.1% है, यानी आधार वर्ष से इसका कंपेयर करेंगे। ऋणात्मक वृद्धि दर इसमें किसी भी वर्ष दर्ज नहीं की गई है, यानी ये भी एक अच्छा संकेत है कि हमारी जो मत्स्य इंडस्ट्री है यानी मछली उद्योग है वो काफ़ी फल फूल रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से अब हम बात करेंगे खनन और उत्खनन क्षेत्र की। तो खनन और उत्खनन में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, छोटा सा डिफरेंस है। खनन क्या होता है? अगर आप बहुत नीचे जाके, जैसे मान लीजिए कोयला यहाँ से निकाल रहे हैं बहुत नीचे जाके, तो इसे खनन कहा जाएगा। और उत्खनन क्या होगा? अगर आप ऊपर ऊपर खुदाई कर रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं कोई भी नेचुरल चीज़, जैसे कि आप रेत का उत्खनन करते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्खनन। खनन मीन्स क्या? बहुत नीचे गए आप और वहाँ से आपने माइनिंग की, और उत्खनन मीन्स क्या? ऊपर था और वहीं से आपने खनन कर लिया, तो इसे कहा जाएगा उत्खनन, जैसे रेत। खनन और उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है? तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8.34% रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में घटी है। ठीक है, ये इतना चिंताजनक इस डेटा को नहीं मान सकते, क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है।
वर्ष 2017-18 से इस भागीदारी में निरंतर उतार स्पष्ट रूप से देखा गया है। यानी इसमें भी 17-18 से, इससे पहले नहीं, 2014-15 इनकी बात नहीं कर रहे, 17-18 से अगर बात करें तो इसमें निरंतर उतार है, और इससे पहले अगर देखेंगे तो उतार चढ़ाव दोनों मिलेगा। तो ये टेंडेंसी आपको पता होना चाहिए जितना भी डेटा है। हालांकि खनन उत्खनन का जो डेटा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर सिंस हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी खनन होता है, माइनिंग के सोर्सेस हैं, तो डेफिनेटली ये फिर छत्तीसगढ़ के लिहाज से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर अदर जगह यानी अदर स्टेट्स की या दूसरी जगह की बात करें तो इतना ये डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट हमारे छत्तीसगढ़ में ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें आधार वर्ष 2011-12 से इसकी तुलना की जाए तो वृद्धि दर कितनी है, -24.40% है, जो कि ये भी क्या है, दुखद मानी जा सकती है, क्योंकि -24.40% यानी लगातार ये डिक्लाइन कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, उत्खनन खनन डिक्लाइन कर रहा है तो अच्छी बात है, हमारे रिसोर्सेज बच रहे, बट इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है खनन उत्खनन की, ये आपने देखा होगा। इसमें खासकर ये जो रेत होती है उसकी इलीगल एक्टिविटी देखने को आपको मिलती है, रेत माफिया वगैरह काम करते रहते हैं। तो ये नहीं होता कि अगर इसका डिक्लाइन हो रहा है तो उससे तो ठीक हो रहा है कि हमारे रिसोर्सेज बच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो ज़रूरत है वो फिर व्यक्ति अगर उसको लीगल तरीके से नहीं मिलेगा तो वो इलीगल तरीके से लेगा, तो ये दुखद है। फिर खनन उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2015-16, 19-20 तथा 20-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंस इस प्रकार का ये आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा इसमें क्या है, ये है कि इसका परसेंटेज कितना है भागीदारी में, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और निरंतर इसमें क्या आया है, उतार आया है, और इसमें अगर 11-12 से कंपेयर करें तो कितना, -24.40% की कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर ये है विनिवेश के बारे में। तो निवेश और विनिवेश के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, निवेश क्या होता है और विनिवेश क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो निवेश होता है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे क्या परचेस करेंगे, मान लीजिए आपने गोल्ड परचेस कर लिया, लॉन्ग टर्म में उसका रेट बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा, यानी पैसे से अगर आपने वस्तु परचेस की तो वो निवेश हुआ। और विनिवेश क्या, आपके पास वस्तु थी, आपने उसको बेच दिया उठा के, तो उससे क्या मिलेगा, आपको पैसा, यानी वस्तु से पैसा मिला तो विनिवेश, और पैसे से वस्तु मिली तो वो निवेश। तो विनिवेश सरकार भी करती है, कैसे, जैसे कि सरकार के पास मान लीजिए कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसे वो सेल कर देगी, उससे उसे पैसा मिल जाएगा, हो गया विनिवेश, एक ही बार सेल कर सकती है। विनिवेश की भागीदारी कितनी है, 17.30% रही, कब, 2020-21 में, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई है, बढ़ी है। ये तो स्पष्ट रूप से आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकारें जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो सभी विनिवेश के ऊपर आजकल ज़्यादा ध्यान दे रही है। आपने सुना भी होगा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक बार कहा भी था कि सरकार का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बिजनेस करना नहीं है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा भी है। वर्ष 2014-15 से इस भागीदारी में निरंतर उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। आधार वर्ष 11-12 से अगर तुलना करें तो इसकी वृद्धि दर कितनी है, 0.53%, और विनिवेश में वर्ष 2016-17 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ये ऋणात्मक वाला ईयर आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब याद करने वाला डेटा कौन सा है, तो याद करने वाला एक डेटा तो आपको ये पता होना चाहिए कि विनिवेश की भागीदारी जीएसडीपी में कितने % है, इसकी टेंडेंसी कैसी है, तो इसकी टेंडेंसी उतार चढ़ाव वाली दोनों रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होता है। और तुलना करें बेस ईयर से तो 0.53% इसका वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जीएसडीपी में पशुपालन क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा जरा ये मिस टाइप हुआ है, पशुपालन की बजाय यहाँ पर है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र। विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है, तो वो रही है 9.57%। 9.57% इसकी जीएसडीपी में भागीदारी।
जीएसडीपी में, और विद्युत गैस जलापूर्ति, ये आप चीज़ें जानते ही होंगे, पिछले वर्ष की तुलना में ये भी बढ़ा है। ये डेटा आपको याद ही करना है, इसमें कोई कंसेशन नहीं। दूसरा, वर्ष 2014-15 से 19-20 तक इस भागीदारी में निरंतर चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखता है। 19-20 से का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने वही आपके सामने रख दिया है। और आधार वर्ष अगर 2011-12 से इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी दुखद है। कितना? -0.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेगेटिव है ये। 11-12 से 2020-21 का अगर कंपेयर करें तो ये नेगेटिव है। हालांकि ये ज़्यादा होता जाना चाहिए, क्योंकि जल, विद्युत, ये सब क्या है? बेसिक नीड है हमारी, मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। तो इसमें वृद्धि पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, नेगेटिव है। ऋणात्मक वृद्धि दर केवल इसी वर्ष अर्थात 2021 में ही दर्ज की गई है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ऋणात्मक वृद्धि दर मैंने आपको बताई, ये सिर्फ इसी वर्ष दर्ज की गई है, नहीं तो अदरवाइज ये क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो इसकी भागीदारी, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 9.57%। तो एक तो आपको ये याद करना है। दूसरा, इसमें निरंतर उतार चढ़ाव दिखता है, यानी इसकी टेंडेंसी कैसी है? उतार चढ़ाव दोनों की है। और अगर करंट ईयर से बेस ईयर को कंपेयर किया जाए, 2011-12 से कंपेयर किया जाए, तो -9.4% है, और ये हमेशा पॉजिटिव रही, सिर्फ इसी वर्ष 2020-21 को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी में निर्माण क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो एक होता है निर्माण, एक होता है निर्माण, और एक होता है क्या? विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण, ये आपने सुना होगा। ये दोनों अलग अलग होता है थोड़ा सा। विनिर्माण की अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपके पास आयरन था, मान लीजिए आयरन की रॉड पड़ी थी आपके पास बहुत सारी, आपने उससे ग्रिल बना दी, तो ये विनिर्माण हुआ। बट आपने क्या किया? एक घर बना दिया, तो ये होगा निर्माण। इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर आप एक तरीके से बोल सके, जैसे इंजीनियर वगैरह बनाते हैं, ये निर्माण करते हैं। और विनिर्माण क्या? ये भी इंजीनियर ही करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि कोई घर नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसमें क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि आपने कार बना दी, तो कार की क्या होती? मैन्युफैक्चरिंग। कार का निर्माण नहीं होगा, कार का विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। और निर्माण अगर बात करें, आपने धर्मशाला बना दी, तो ये निर्माण हुआ। एक तरीके से इसे कहा जाता है रियल एस्टेट कारोबार, और इसे कहा जाता है क्या? ऑटोमोबाइल का कारोबार। या फिर ऑटोमोबाइल ना मान के आप दूसरी चीज़ें भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ग्रिल बना दी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दरवाजा बना दिया, ये भी विनिर्माण है। तो निर्माण और विनिर्माण में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। निर्माण का मतलब क्या? घर से संबंधित आप स्ट्रक्चर बना रहे, और विनिर्माण मीन्स क्या? एक तरीके से कार, ग्रिल, ये सारी चीजें बना रहे। तो आप देखिए, निर्माण क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहला वाला है, इसकी भागीदारी कितनी रही है? 11.2% रही है वित्तीय वर्ष 2021 में, और पिछले वर्ष की तुलना में ये क्या हुआ है? बढ़ा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें भी निरंतर उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा स्पष्ट रूप से। फिर आधार वर्ष से कंपेयर करके दिखाया गया है, तो आधार वर्ष से कंपेयर करने पे कितने परसेंट? 0.90% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है 2011-12 की तुलना में। और इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर केवल एक वर्ष, कौन सा? 2015-16 में ही रही है, बाकी सभी टाइम में ये क्या रही है? पॉजिटिव। निर्माण क्षेत्र में ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नेगेटिव क्या होगा? घर बनाया आपने, तो एक और घर बना देंगे आप, पॉजिटिव हो गया। ऐसा तो नहीं कि ये घर बनाया और घर को उठा के तोड़ दिया तो नेगेटिव हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा डेटा एक ये, दूसरा उतार चढ़ाव, एक ये बड़ी है, और बेस ईयर से कंपेयर किया जाए तो 0.90%, और ये ऋणात्मक केवल एक वर्ष रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जीएसडीपी में वित्तीय सेवा क्षेत्र, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने प्राइमरी सेक्टर देखा, यानी प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक सेक्टर भी थोड़ा सा देख लिया, निर्माण, विनिर्माण, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और अब हम आगे किसके ऊपर? वित्तीय सेवा क्षेत्र के ऊपर। वित्तीय सेवा क्षेत्र से आप क्या समझेंगे? सेवा क्षेत्र आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये बैंकिंग वाला जो सेक्टर होता है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
कंपनीज या फिर बैंक, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती है। वित्तीय सेवा क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र है वो। वित्तीय सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी परसेंट रही, ये आपको पता होना चाहिए। 3.72% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। फिर इसमें भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा 14-15 के कंपेयर में, और अगर बेस ईयर से कंपेयर करें तो इसकी वृद्धि दर कितनी है, 4.48% है, और होना भी चाहिए ये पॉजिटिव। और ऋणात्मक वृद्धि दर केवल 16-17 में ही रही है, बाकी हमेशा ये क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। और इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। और मैं आपको बता दूं ये वृद्धि दर पॉजिटिव ही होती जानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर से जितने लोग टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करते हैं, ये डेवलपमेंट का एक पैमाना माना जाता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में, यानी वो जो कंट्री है या वो जो राज्य है, वो उतना ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, यानी डेवलपिंग है, या जो भी आप बोल सकते हो। और जितने ज़्यादा सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे, समझ लो वो देश या वो राज्य क्या हो गया, संपन्न हो गया। तो पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, फिर सेकेंडरी से टर्शरी में जाते हैं, सेवा क्षेत्र में जाते हैं। बट हमारे भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुई है, प्राइमरी से लोग सीधा टर्शरी पे जंप कर गए। इसी वजह हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे और दूसरे देश को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी खासी मिलती है। आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाइए, सेकेंडरी से टर्शरी पे जाइए, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। जो लोग प्राइमरी में हैं, जो कठिन काम कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, और जिसके पास जॉब है उसके पास बहुत बड़ी जॉब है, बहुत पैसा उसको मिलता है। ऐसा है भारत में। और मैन्युफैक्चरिंग तो आपको दिखता ही नहीं, इंडस्ट्रीज कहाँ दिखती हैं ज़्यादा भारत में। नहीं तो अगर आप अदर दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको जगह जगह इंडस्ट्रीज दिख जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अब हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार क्षेत्र की। इसका क्या और कितना योगदान रहा। परिवहन और संचार काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें परिवहन संचार क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही है 2021 में, 4.47%, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई है, घटी है। ये क्या हुई है, कम हो गई। फिर इस भागीदारी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी इसकी भागीदारी बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, तो ये उसकी टेंडेंसी हो गई। फिर बेस ईयर से इसको कंपेयर करते हैं हम, जैसे कि सारा डेटा हमने कंपेयर किया, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आधार वर्ष 11-12 से अगर इसकी कंपेयर की जाए तो -2.97% है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कहाँ 11-12 और कहाँ 20-21, फिर भी हमने इसमें नेगेटिव शो किया। और मैं आपको बता दूं, संचार और परिवहन जिस देश में या जिस राज्य में जितना अच्छा होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री यहाँ है और यहाँ से आप माल यहाँ ला के बेचना चाहते हैं और अच्छा रोड आपको मिलेगा, तो ही तो आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा, परिवहन ही अच्छे से नहीं मिल रहा, तो फिर कैसे होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक अमेरिका के एक व्यक्ति ने कहा है कि अमेरिका में अमीर है इसलिए रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर रोड बहुत अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। आप इस रहस्य को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप रोड अच्छे बना लेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली उससे डेवलपमेंट होगा। बट अगर आप ये सोचते रहे कि पहले डेवलपमेंट कर लेते हैं फिर रोड बना लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। ये ठीक वैसा ही कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि जब तक मैं अच्छी तरह स्विमिंग नहीं सीख जाता तब तक मैं पानी में पैर नहीं रखूँगा, जबकि पहले अगर वो पानी में पैर रखेगा तो ही वो स्विमिंग सीखेगा। ऐसा ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर कब 2 वर्षों में दर्ज की गई, एक तो 2016-17 में और 2020-21 में ये दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन का फिर प्रश्न आया है कि लोक प्रशासन का भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए 5.48% इसका कंट्रीब्यूशन रहा जीएसडीपी में इस वर्ष में, और फिर इसमें निरंतर चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखता है। कब से कब तक, 2017-18 से इसमें निरंतर क्या हो रहा है, हाइक आ रहा है। फिर 11-12 से इसको कंपेयर करेंगे तो 11-12 की कंपेयर में ये तो बढ़ ही चुका है, 9.24%, इतना इसने बढ़ा हुआ दिखा है। और अच्छी बात है कि ऋणात्मक वृद्धि दर किसी भी वर्ष नहीं देखी गई इसमें, हमेशा ये पॉजिटिव रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार
मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो जो उचित मूल्य की दुकानें आपको दिखती, राशन दुकानें, उनके बारे में एक क्वेश्चन है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं इसको एक बार और कवर कर चुका हूँ, बट फिर भी ये डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने रखा, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से सरोकार रखता है। और जो चीज़ें जनता से सरोकार रखती है वो जनरली पीएससी में पूछ ली जाती है कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से रन कर पाएँ। राज्य में नवंबर 2020 तक कुल उचित मूल्य की दुकानें कितनी? 12,451 है। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए स्पष्ट रूप से, जिनमें शहरी क्षेत्र में 1302 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11,149 की संख्या है। शहर में आपको कम उचित मूल्य की दुकानें देखने को मिलेंगी क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में शहर की जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। लगभग 70% जो जनसंख्या वो गांवों में निवास करती, बल्कि 70% से भी ज़्यादा। कुल राशन कार्डों की संख्या 67,11,118 है। तो ये राशन कार्ड की संख्या भी आपको पता होना चाहिए। उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं, इसका ये आंसर होगा। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए कि इतने राशन कार्ड है। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड कितने हैं। एग्जैक्ट ना भी याद कर पाएँ तो आप लगभग 67 लाख इतना तो याद कर ही लें। ये परीक्षा में आ सकता है। फिर ये गांव का और ये शहर का और ये गांव का भी आपको पता होना चाहिए कि उचित मूल्य की दुकानें इतनी हैं। फिर धान से संबंधित खरीदी के बारे में दिया गया है, क्योंकि देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत चीज़ें एमएसपी पे परचेस करती है। एमएसपी मीन्स क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। बट धान का जनरली परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक छोटा सा है, छोटा सा क्या बहुत बड़ा भी मान सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुत होती है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस वजह से इसके ऊपर प्रश्न पहले भी आया है, इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। तो इसमें देखिए पहला लिखा है धान खरीदी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो कुल 18.38 यानी 18.38 लाख किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेची है और सरकार ने उसको खरीदी। कितना? 18.38 लाख किसानों। फिर कुल खरीदी कितनी? तो ये हुई है 83.95 लाख टन, काफ़ी ज़्यादा है। 83.95 लाख टन इतनी खरीदी की गई है धान की, और ये दोनों ही सत्य हैं। अब इनके मिनिमम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे आते हैं। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी ऐसा होता है कि सरकार डिक्लेयर कर देती है कि वो इससे नीचे आपकी फसल नहीं परचेस करेगी, इतने ही रेट पे कम से कम वो परचेस करेगी। तो सामान्य ग्रेड धान और सामान्य धान, ए ग्रेड धान, दो प्रकार की धान होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक तो सामान्य ग्रेड की और एक ए ग्रेड की। तो सामान्य ग्रेड की धान का जो रेट दिया है ये परीक्षा में आया है एक बार, तो ये आपको पता होना चाहिए 18.68 रुपये प्रति क्विंटल इतना दिया है। और इसके बाद में ऊपर से इस पर इंसेंटिव भी दिया है, क्योंकि 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की थी। किसने? हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार बनने वाली थी तब उन लोगों ने घोषणा की थी कि हम इस रेट पे धान परचेस करेंगे। इसलिए जो बचा हुआ पैसा है वो सरकार ने इंसेंटिव के रूप में किसानों को दिया है। और ए ग्रेड धान का 1888 रुपये किसानों को प्रदान किया गया प्रति क्विंटल, यानी 1888। और ये कितना? 1868। सामान्य सा डेटा है 1868 और 1888, याद करना चाहेंगे तो आप याद हो सकता है। फिर मक्का का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मक्का की भी हमारे यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 प्रति क्विंटल। और सोयाबीन का दिया है, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। वैसे बाजरा और ज्वार और बहुत सारी चीज़ें सरकार एमएसपी पे परचेस करती है, वो सारा डेटा आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना सारा डेटा है। आप इंपॉर्टेंट अगर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी आपको। याद रखना, पीएससी में क्या याद करना है या क्या पढ़ना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्या नहीं याद करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना डेटा है और यूट्यूब पे आपको इतने ज्ञानी मिलेंगे कि आपका दिमाग घुमा देंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करना है और वही डेटा याद करना है। हालांकि ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं होते, 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 4-5 प्रश्नों के चक्कर में आप पूरे के पूरे 95 प्रश्नों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट डेटा ही याद करना है। इतना आप में जिस दिन समझ विकसित हो गई कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, उस दिन आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या?
दोनों ही सत्य हैं। ये मक्का का याद कर लेना, एक तो आप 1850, 1868 सामान्य धान का और ए ग्रेड धान का 1888। सोयाबीन का बिल्कुल भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान तथा मक्का की खरीदी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब देखिए, ये डेट पूछ ली थी हमारी पीएससी ने एक बार, और सरकार अपनी उपलब्धि इसके जरिए दिखाना चाहती है कि वो किसानों के बारे में कितना सोचती है, सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है। तो सरकार ने यहाँ पे दिखाया कि 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीदी की गई, यानी लगभग 2 महीने, पूरे 2 महीने। और मक्का की खरीदी तो अभी भी चालू है। मक्का की खरीदी सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक चलेगी, ये करेगी। और इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। ये डेट आपको पता होना चाहिए। 1 दिसंबर ये तो सामान्य सी डेट है और दोनों के लिए कॉमन है, तो ये याद रहेगा। 31 जनवरी धान के लिए और मक्का के लिए 31 मई। नेक्स्ट देखिए, फिर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण खाद्य विभाग द्वारा 2007-8 में किया गया। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। कंप्यूटरीकरण मीन्स क्या? आपको अपनी धान तुलवाना है, उसका बिल बनाना है, ये सब कंप्यूटराइज्ड किया है सरकार ने। कुल कितने कंप्यूटरीकृत केंद्र राज्य में उपलब्ध हैं? तो ऐसे केंद्र कितने हैं? 2310 इतने कंप्यूटरीकृत केंद्र उपलब्ध हैं जिनका पूरे तरह से कंप्यूटरीकरण हो चुका है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।